बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स का, और इसका ये टॉपिक नंबर है 4.13 जो कि है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपको बताना चाह रहा है कि आपके जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जब आप उनको सर्कल में घुमाते हो तो वो सर्कल में ही क्यों घूमते हैं, वो कहीं और मूव क्यों नहीं करते। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों मूव करता है वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे आपको ये समझाया जाएगा कि कौन कौन से जो है ना वो सोर्सेज हैं जिसकी वजह से आपके जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बिल्कुल सेंटर में ही होती है, सर्कल में ही होती है। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स भी मैंने बताए हैं वो भी आपके पास अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए मैंने ऑलरेडी जो है वो वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट वगैरह, तो वो वहां से जो है वो इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इससे इससे प्रीवियस जितने भी चैप्टर हैं उसकी भी प्लेलिस्ट मिल सकती है आपको, एंड इससे फर्दर भी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारा आज कंप्लीट हो जाना है, इसने आज एंड कर जाना है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है वो लास्ट है, सेंटीमीटर फोर्स। तो चलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जो है ना ऊपर वाली भी पढ़ सकते थे, लेकिन ये जो है ना बच्चों को कंफ्यूज कर देती है, और ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है और एमसीक्यूज में ही पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर कभी बोर्ड वालों को ज्यादा मसला हो तो इसको लॉन्ग बना सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग ऐसे बनेगा कि आपने सेंटीमीटर फोर्स बताना है और उसके ये जो नीचे वाले सोर्सेज है ना वो बताने हैं। लेकिन वो ये है कि अगर इनको बड़ा मसला होगा ना तो फिर ये इस तरह करेंगे, अदरवाइज और भी बड़े इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में लॉन्ग है तो वो वही डालेंगे। कभी बच्चों को अगर डराना धमकाना हो तो वो ये कह सकते हैं कि आपको इस तरह के लॉन्ग आएंगे जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे तो इम्पोर्टेंट वाले मैंने ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस करवा दिए हैं। तो यहाँ पे है डेफिनेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की, द फोर्स दैट कॉज एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल में जो है वो बॉडी मूव करती है एट कांस्टेंट स्पीड, दैट इज कॉल्ड सेंटीमीटर फोर्स। ये एक ऐसी फोर्स है जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। ये लाइन इनको लिखनी चाहिए थी, इन्होंने लिखी नहीं है, यहां से पढ़ लेते हैं। यहाँ से है जी, एन ऑब्जेक्ट कैन मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड only if a force perpendicular to its velocity is attracting constantly, यानी कि जो फोर्स हमारी लगाई जा रही है ना उसकी एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है जो कि सेंटर की तरफ आ रही होती है, एंड ऑन इट, यानी कि वो सेंटर की तरफ हमेशा वो फोर्स आ रही होती है। इस वजह से बॉडी जो है वो सेंटर की तरफ ही रहती है और सेंटर की गिर्द ही पर रोटेट करती रहती है। अगर आप उस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर को ना सोचो, यानी कि हमारी वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है और आपने कोशिश की है कि आपने थोड़ा सा घुमाया है रस्सी को, जैसे ये घुमा रहा है ये वाला बंदा, और आपने उसके बाद फौरन छोड़ दिया, तो ये बॉडी जो है ना वो बिल्कुल किसी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगी, क्योंकि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है ना तो उसकी वेलोसिटी ना टेंजेंट टू द सर्कल होती है, यानी कि किसी भी सर्कल के पॉइंट से अगर आपने बताना है ना इसकी वेलोसिटी क्या है तो वो इसके टेंजेंट की होगी, यानी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर जाएगी। तो वो फोर्स जो है सेंटीमीटर फोर्स इसको सेंटर की तरफ रखती है, लेकिन अगर आप इसको छोड़ते हो तो वो फिर बिल्कुल टेंजेंट की तरफ मूव कर जाएगा बॉडी। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी। डेफिनेशन के साथ आपने जो फॉर्मूला करना है, प्रीवियस बुक में इसके फॉर्मूले को काफी अच्छा उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था, लेकिन चले यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है तो सिर्फ हम काम चला लेते हैं अपने फॉर्मूले से। व्हेन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m हो, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ये भी फिक्स है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से ही मूव कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा वो मौत का कुआं जो होता है उसमें देखा है वो बाइक चला रहे होते हैं लोग, तो वो जो बाइक चला रहे होते हैं ना हम ये सोचते हैं ये नीचे क्यों नहीं गिरता, वो इसी वजह से नहीं गिरता क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको उसके गिर्द घुमाई रखती है, सर्कल के गिर्द ही, और नीचे नहीं गिरने देती। ठीक है, एंड इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस आर, जारी बात है अगर सर्कल की बात करेंगे तो उसका कोई ना कोई रेडियस होता है, सेंटर होता है, उसके अलावा इसका डायामीटर होता है, सारा कुछ सर्कल का आपने मैथ में पढ़ा होगा। The magnitude of centripetal force Fc acting on it can be calculated by the using of relation। आपने ये रिलेशन पढ़ना है, इसी रिलेशन की हेल्प से आप न्यूमेरिकल भी हल कर सकते हैं, अगर नेक्स्ट होंगे तो हम करवा देंगे आपको, और इसी की हेल्प से आपने जो है वो एमसीक्यूज भी करनी है, क्योंकि एमसीक्यूज में लिखा आएगा Fc इज इक्वल टू, आगे ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपने टिक करना है mv स्क्वायर ओवर आर, यानी कि मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, यानी कि रेडियस जो कि सर्कल का था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा उन्होंने साथ ही जो मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल आएगा, तो उन्होंने न्यूमेरिकल भी उन्होंने खुद ही दे दिया है ताकि आप लोग जो है वो कंफ्यूज ना हो कि कैसे इसका न्यूमेरिकल हल करना है।
आप ध्यान से देख सकते हैं एग्जाम्पल क्या उसने दिया है कि आ 150 ग्राम स्टोन, यानी कि जो है ना पत्थर है उसका वजन 150 ग्राम है, अटैच टू अ स्ट्रिंग, उसको हमने धागे के साथ जो है ना वो जोड़ दिया हुआ है, इज whirled इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, जो घूम रहा है एक हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर एट अ कांस्टेंट स्पीड। हॉरिजॉन्टल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह का सर्कल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। अगर ये सर्कल ऐसे होता है ना जैसे आपकी वो होती है आसमानी झूला, तो वो वर्टिकल होता है, देखे ना वो ऊपर की तरफ नीचे आ रहा होता है, ये बिल्कुल इस तरह है, तो इस वजह से उन्होंने हॉरिजॉन्टल सर्कल बोला है। और ये इसकी स्पीड बता दिया 8 मीटर पर सेकंड है। एंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और जो ये दो धागे होते हैं धागे की वो लंबाई बता रहे हैं कि धागे की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप साथ भी ना एक सैंपल ये उन्होंने बनाई हुई है, उसी से हम देख लेते हैं। ये जो धागा है ना ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है, इसकी जो है ना लेंथ उसने बताई है 8 सेंटीमीटर है। और ये जो आपने पत्थर बांधा था ना, साथ साथ इसको देखते जाए जो घूम रहा है, इस पत्थर का वो बता रहे हैं कि उसने वेट बता दिया और धागे की जो है लंबाई बता दी है, और इसके अलावा उसने क्या बताया है, बस दो चीजें उसने बताई हैं। एंड द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 1.2 मीटर एंड कैलकुलेट द सेंटीमीटर फोर्स। एंड बस और क्या करना है, निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी को आपने निग्लेक्ट कर देना है कि ग्रेविटी का भी इफेक्ट है, ठीक है, सारी बातें निग्लेक्ट करेंगे फिर ही तो हम इसको चेक करेंगे। तो गिवन डेटा लिखेंगे, सबसे पहले मैथ उसने दिया है 150 ग्राम और उसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, ये हम हर दफा ही करते हैं। इसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे, अच्छा ये पॉइंट बच्चों का होता है कि ये कैसे आया है, तो आपने 1000 से इसको डिवाइड करना है फिर आएगा, ठीक है। 150 लिखें उसके नीचे 1000 लिखें तो आपका आंसर आएगा 0.15 किलोग्राम। उसके बाद आएगा स्पीड ऑफ स्टोन, किसी भी स्टोन की स्पीड जो उसने यहाँ पे बताई है वो 8 मीटर पर सेकंड थी। रेडियस जो है वो 1.2 है। एंड इसके अलावा जो है हमने फाइंड करना है एफसी। यहाँ पे बच्चों का सवाल बनता है कि आपने रेडियस 1.2 कैसे फाइंड कर लिया है। बेटा ये जिसने लेंथ बताई है ना धागे की, ये लेंथ ही रेडियस है, क्योंकि रेडियस क्या होता है कि सेंटर से लेके कॉर्नर तक जो आपकी लेंथ बनती है ना किसी भी एक पॉइंट तक, सेंटर से लेके एक सर्कल के बाहर वाली बाउंड्री के पॉइंट तक जो लेंथ होती है उसी को हम रेडियस कहते हैं। अगर फुल बात करें इधर से लेके इधर तक तो वो डायमीटर होता है, अगर हाफ बात करें तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारे पास सर्कल का रेडियस। तो रेडियस हम इसी लेंथ को बोलेंगे जो उसने धागे की बताई है। वेलोसिटी उसने 8 बताई थी, मास उसने 150 बताया था, ठीक है। ये सारा गिवन डेटा हो गया। अब आपने फाइंड करना है एफसी को, तो एफसी का फॉर्मूला आपने याद किया है एम वी स्क्वायर ओवर आर, एम मास है, वी वेलोसिटी है, आर रेडियस है, सारी वैल्यूज को पुट करें कैलकुलेट करें तो आपका आंसर आएगा 8 न्यूटन। यानी कि हमारे पास जो है ना वो 8 न्यूटन जो है वो फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स है, जितनी स्पीड बताई थी ना उसने उतने ही हमारे पास जो है ना वो सेंटीमीटर फोर्स भी आ गई है। इसके बाद नामकरण के तौर पे आपने जो है वो करना होता है सोर्सेज ऑफ सेंटीमीटर फोर्स। उसमें मेन आपका 3 पॉइंट बनते हैं जो इन्होंने यहाँ पे ब्रीफली नहीं थे लिखे, तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया ताकि बच्चों को याद हो जाए। आप भी अपनी बुक पे लिख सकते हैं या आपने अगर हेडिंग बना के लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से, देन आपने उसका लिखना है मैथमेटिकली या एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन लिख के यहाँ तक और फिर ये मैथमेटिकली आ जाएगा। डेरिवेशन यहाँ पे नहीं है इसलिए सिर्फ मैथमेटिकली लिख दीजिएगा। इसके बाद आप ये हेडिंग देंगे सोर्सेज ऑफ सेंटीमीटर फोर्स, तो सोर्सेज में फिर आपने इन तीनों के नाम लिखने हैं, बैलेंस फोर्स, टेंशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तीन नाम लिखेंगे ना तो वो जो आपकी लॉन्ग की प्रेजेंटेशन होती है ना, जो बोर्ड में सारे एग्जामिनर्स देख रहे होते हैं कि बच्चे ने कैसी प्रेजेंटेशन दी है, उस लिहाज से मार्क्स देते हैं, तो वो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये नाम लिखने हैं, इसके बाद आपने बारी बारी इनको एक्सप्लेन भी करना है। यहाँ पे यही सवाल बन रहा था, ऊपर से रीडिंग बेशक आप नाव करें, ये आपका क्वेश्चन शॉर्ट भी बन रहा था इसलिए मैंने मार्क किया हुआ है, व्हाट कुड बी द सोर्स ऑफ सेंटीमीटर फोर्स, तो यही उसका आंसर भी है। 3 सोर्सेज होते हैं सेंटीमीटर फोर्स के। एंड बारी बारी यहाँ पे जो है ना उनको बताया भी गया ब्रीफली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया जा रहा है टेंशन के बारे में। टेंशन वो फोर्स होती है जो धागे को तनाव यानी कि खींच के रखती है। उसके बाद दूसरी फोर्स यहाँ पे बात की जा रही थी उसकी बैलेंस फोर्स की, तो बैलेंस फोर्सेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन की जाएंगी। इसके अलावा तीसरी फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका जिक्र इस वाले पैराग्राफ में है। तो बारी बारी जो है ना हम इन सारे पैराग्राफ को रीड आउट करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि हाउ वॉशिंग मशीन ड्रायर वर्क, ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पे वॉशिंग मशीन का लगाया है ना, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता था इसलिए मैंने लगा दिया है कि वॉशिंग मशीन जो है वो किस तरह उसका ड्रायर जो है वर्क करता है। एक ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता था, एक नीचे भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो है ना वो क्रीम का जो सेपरेटर होता है ना, ये जो घुमाने वाला होता है सेपरेटर, ये कैसे वर्क करता है, किस मतलब टेक्निक पे ये काम कर रहा है।
ये दो चीजें, दो शॉर्ट क्वेश्चन जो थे मेरे जहन में आ रहे थे इसलिए मैंने लिख दी हैं। इसके अलावा एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी तरह पूछा जा सकता है कि आप रियल लाइफ में एग्जांपल्स बताएं सेंटीमीटर फोर्स की। तो वो ये दो एग्जांपल हो जाएंगे, वॉशिंग मशीन और ये वाला क्रीम सेपरेटर। ठीक है, दो इसकी यहाँ पे जो है ना वो आ जाएंगी एग्जाम्पल, जो कि उसने पूछी होंगी ना कि आपने सेंटीमीटर फोर्स की डेली लाइफ में एग्जाम्पल बतानी है, तो आप सेंटीमीटर फोर्स की डेफिनेशन और ये डेली लाइफ में दो एग्जाम्पल बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हम रीड करते हैं, इफ वी टाई अ स्टोन, वही बात दोबारा बताने लगे जैसे आप पहले पढ़ के आए हैं। यानी कि एक स्टोन है, एक पत्थर है जिसको धागे के साथ उन्होंने बांधा है, एंड इसके बांधने की वजह से जो है ना वो इसकी जो फोर्स है वो ग्रेविटी की फोर्स इसको जमीन की तरफ भी रखेगी, और आपकी घुमाने की वजह से जो है इसके अंदर एक टेंशन की फोर्स पैदा होगी जो रस्सी को तनाव में लाएगी, और उस टेंशन की फोर्स की वजह से ये बॉडी जो है वो रोटेट करना शुरू कर देगी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो वन बाय वन इसको रीड कर लेते हैं, उसने और क्या क्या बताया है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इफ वी रिलीज, अगर हम छोड़ देते हैं, क्या छोड़ देते हैं, अगर हम धागे को छोड़ देते हैं तो वो किसी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था, हम टेंजेंट को कहते हैं, वो टेंजेंट की तरफ को मूव कर जाती है बॉडी। उसके बाद यहाँ पे वो बता रहे हैं टेंशन का क्या इफेक्ट होता है, जो कि आपको मैंने बताया इसके सोर्सेज में आता है टेंशन। तो टेंशन इन द स्प्रिंग वाज प्रोवाइडिंग द स्टोन द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स, टेंशन ही वो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से बॉडी सर्कल में मूव करती रहती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास व्हेन वी रिलीज द स्ट्रिंग, जैसे ही हम धागे को छोड़ते हैं, वी स्टॉप अप्लाइंग फोर्स, हम फोर्स अप्लाई करना छोड़ देंगे ऑन द सेम स्टोन, उसी स्टोन के ऊपर, एंड हेंस इट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, उसी टाइम पे ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। सिर्फ टेंशन की वो फोर्स थी जो इसको बिल्कुल सर्कल में मूव करवा रही थी, जैसे ही आप इसको फोर्स देना बंद करेंगे तो वो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगी। इसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है, अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग दी अर्थ, यानी कि एक सैटेलाइट जो ऑर्बिट यानी कि ऑर्बिट में सर्कल में घूम रही है अर्थ के गिर्द। नाउ कंसीडर द केस ऑफ मून व्हिच मूव अराउंड द अर्थ, अब वो मून के हवाले से भी बता रहे हैं, वो भी कांस्टेंट स्पीड के साथ ही अर्थ के गिर्द घूम रहा है, एंड द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स, और जमीन की कशिश ही उसको नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स दे रही है जो सर्कल में उसको मूव करवाती है ऑर्बिट के अंदर। सेम इन द केस ऑफ सैटेलाइट, इसी तरह ही हमने सैटेलाइट को भी मतलब स्पेस में भेजा हुआ है, हमने खुद भेजी हुई है सैटेलाइट्स, जो कि आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वगैरह पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट, या 10th में है या आपका भी हो सकता है 9th में भी अगर टॉपिक हो तो बताया जाएगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो जमीन की तमाम चीजों को सैटेलाइट के जरिए वो करते हैं, रिसर्च करते हैं या बताते हैं। जैसे आपकी न्यूज वगैरह आपको पता चलती रहती है दुनिया की, आपके टीवी स्टेशन आते रहते हैं, तो वो तमाम चीजें सैटेलाइट के थ्रू आ रही हैं, आपकी जो है वो नेट के ऊपर चीजें अवेलेबल हो जाती है, तो वो तमाम चीजें नेट के जरिए, और नेट कहाँ से आ रहा है, नेट भी उन सैटेलाइट की वजह से ही चल रहा है। ठीक है, या उसके अलावा नेट का एक और तरीका होता है जो जेर जमीन जमीन के अंदर से जो है ना वो वायर्स वगैरह गुजार रहे होते हैं, ये भी एक तरीका होता है। उसके अलावा क्या है जी, ऑब्टेनिंग द अर्थ इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि आप यूनिफॉर्म स्पीड की वजह से ही उसको सैटेलाइट को मूव करवाते हो अर्थ के गिर्द, एंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो ग्रेविटेशनल कशिश है, पुल की फोर्स है, खींचने की फोर्स, वो उसको रोटेट करवा देगी सेंट्रीपिटल फोर्स में। उसके बाद उसने बताया वंस ऑफ द रियल, यानी कि वन ऑफ द रियल लाइफ एग्जांपल है वो है वॉशिंग मशीन का ड्रायर, जो कि स्पिन कर रहा है। आपको पता है ये स्पिनर भी होते हैं, और ये ड्रायर क्या करते हैं, ये स्पिन करते हैं यानी कि घूमते हैं, और उनके घूमने की वजह से जितना भी हमारा पानी होता है ना वो सेंटीमीटर फोर्स जो होती है ना वो उसको अपने सर्कल में ही रखना चाहती है, लेकिन वो हमारे पास एक वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी समझ लें, या एक ऐसी वेलोसिटी जो इसको मूव करवा देती है पानी को बाहर की सीमत में, उसकी वजह से आपके कपड़े जो है वो खुशक हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कपड़ों ने तो इसके अंदर ही रहना है, वो मूव करते रहेंगे, पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। when the cylinder rotate rapidly, ये जो हमारा सिलेंडर बार बार घूमता है, फ्रिक्शन बिटवीन द क्लॉथ एंड ड्रम, तो ड्रम में और क्लॉथ में एक फ्रिक्शन पैदा होती है, वॉल प्रोवाइड दी नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स, ये इसको नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करती है, एज द वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। अब हम वाटर मॉलिक्यूल्स को तो नहीं ना सर्कल में मूव करवा रहे, वो तो फ्री है बिल्कुल, हम सिर्फ कपड़ों को मूव करवा रहे थे। सो दे कैन नॉट गेट द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स, हाँ हमारी जितनी भी फोर्स ये ड्रायर दे रही है ना वो तमाम फोर्स बड़ी बॉडी ले लेगी जो कि हमारे कपड़े हैं, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वाटर के वेपर्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो तमाम जो है वो उतनी सेंटीमीटर फोर्स हासिल नहीं कर पाते कि वो सर्कल में मूव करें। इस वजह से वो पार्टिकल्स जो है वो
बाहर निकल जाते हैं, सो दे कैन नॉट गेट द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ एंड एस्केप फ्रॉम द ड्रम। वो ड्रम से बाहर निकल जाते हैं इन छोटे छोटे सुराहों की हेल्प से, क्योंकि उनको उतनी प्रॉपर जो है वो फोर्स नहीं मिल रही होती थ्रू द होल, एंड दिस रिजल्ट इनटू क्विक ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। इसकी वजह से कपड़े जो है वो जल्दी जल्दी खुश्क हो जाते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ द क्रीम सेपरेटर्स, यानी कि क्रीम जो होती है वो बना रही होती है, आपको पता है ना, ये व्हिप्ड क्रीम वगैरह इस तरह बनाई जाती है। एंड इन दिस क्रीम सेपरेटर्स मिल्क इज व्रिल्ड रैपिडली, यानी कि तेजी तेजी से मिल्क घुमाया जाता है और उससे भी क्रीम वगैरह बनती है, जो कि आपको पता है योगर्ट वगैरह से भी कुछ लोग जो है वो बना लेते हैं, कुछ लोग वो ऊपर से मलाई उतार के तो उससे भी कुछ बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे उन्होंने एक और चीज बताई है, आ लाइटर पार्टिकल ऑफ अ क्रीम एक्सपीरियंस लेस सेंटीमीटर फोर्स। जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनको ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स नहीं मिलती, एंड रदर इन दी सेंट्रल पार्ट ऑफ द मशीन। लेकिन अगर बात की जाए सेंट्रल पार्ट की, दी हैवियर पार्टिकल ऑफ मिल्क नीड ग्रेटर सेंटीमीटर फोर्स। जो मलाई के मोटे मोटे आपके मिल्क के पार्टिकल्स होते हैं ना, दैट आर कीप देयर circular motion in circles and of the small radius, or is in this way they move away from the walls। वो walls के साथ साथ जाके चिपक जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना वो हमारी एक व्हिप्ड सी क्रीम बन जाती है जो फ्लफी फ्लफी होती है, और बाद में केक के ऊपर जो है आप उसको लगा लेते हैं। इसके बाद की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स में वही चीजें अगेन पूरे चैप्टर की रिवाइज करवाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें डेफिनेशंस भी होती हैं, तो आप इनको रीड कर सकते हैं। जिन बच्चों ने छोटी छोटी डेफिनेशन याद करनी होती है ना, पूरा नहीं आप कर पा रहे होते, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छे की पॉइंट्स होते हैं, इनमें से आप जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आज के हमारे टॉपिक के रिलेटेड भी कुछ ना कुछ लिखा होगा, सेंटीपिटल फोर्स के हवाले से अगर लिखा होगा तो आप यहाँ से जो है वो याद कर सकते हैं। इसके अलावा ये पहले वाले जो टॉपिक है ना, स्टेबल और अनस्टेबल, वही मुझे नजर आ रहे हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो मैंने प्रीवियस आपको पढ़ा दिया है, या एनालॉग ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये भी मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है कि फर्स्ट करें कि फोर्स है तो फोर्स का एनालॉग जो है वो टॉर्क होता है। ये भी आपका प्रीवियस टॉपिक था जो हो चुका है। इसके अलावा ट्रांसलेशन जो है वो भी हो चुकी है। एंड आज के हमारे टॉपिक के रिलेटेड इसमें कोई मुझे की पॉइंट नजर नहीं आया, अगर आपको नजर आएगा तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। अब हमने नेक्स्ट करनी है एक्सरसाइज की एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपने जरूर देखनी है मेरी वीडियो, जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बताए जाएंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जो आपने रेडी करने हैं वो भी, और इसके अलावा जो है आपने न्यूमेरिकल वगैरह भी जरूर देख लेने हैं, वो भी आपको इंपॉर्टेंट निशान लगवा दिए जाएंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 में प्रीवियस करवा चुकी हूँ, और इसके इंपॉर्टेंट जो है वो आपको ऑलरेडी नजर आ जाएंगे। अगर आप मेरे लाइक कर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो फौरन ही आपको जो है वो तमाम प्ले लिस्ट भी नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।